हमारे साथ है डॉक्टर अनुराग प्रसाद, पीडियाट्रिशियन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि तीसरी लहर के लिए कैसे तैयार रहें, अपने बच्चों को कैसे तैयार रखें, कैसे सावधानी बरतें, क्या कुछ करें? थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस अभी तक जो हमारे को जो अभी तक गाइडलाइंस मिली है, थर्ड वेव में लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज ग्रुप होने जा रहा है। एंड अब चूंकि किड्स हैं एंड आप सेपरेट नहीं कर सकते हो किड्स को पेरेंट्स से, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है हमारे पास। तो ऐसे में हमें करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो सेफ्टी आप अगर देखो पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टे इंडोर। राइट फ्रॉम बिगनिंग हमारे को जो बोला जा रहा है, स्टे इंडोर। सारे बच्चों को चाहिए इनको इंडोर में ही रहना, हमें इन्हें बाहर भेजने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है फॉर एनीथिंग। पेरेंट्स हैं, दे विल मैनेज, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट सवाल जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर पेरेंट्स ही अफेक्टेड है तो क्या किया जाए, राइट? ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो हम कैसे बचें, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो WHO ने हमारे को गाइडलाइंस पब्लिश किया है वो ये किया है, पहले आप पेरेंट्स को कैटेगराइज कर लो, माइल्ड डिजीज में है, वो मॉडरेट में है या वो सीवियर में है। अगर वो माइल्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आपको सेपरेशन मेंटेन करना है, ठीक? सेपरेशन मीन्स 6 फीट 2 मीटर्स मानकर चलो आप, 2 मीटर्स डिस्टेंस आपको हमेशा बच्चों के साथ मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हो, जहाँ पे थोड़ा सा जुकाम है, खांसी आपको हो रही है, उस कंडीशन में आपको मास्क भी जरूरी है। आप इंडोर रहोगे, आइसोलेशन में रहोगे, स्टिल आप मास्क के साथ रहोगे। लेकिन डॉक्टर यही तो सवाल है ना, लोग अब जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग ये कह रहे हैं कि वो तो पहली लहर में भी था, दूसरी लहर में भी जो पेरेंट्स थे वो तो इफेक्टेड थे, वो तो कोविड की जद में आई, लेकिन तीसरी लहर में ऐसा क्या है जिससे बच्चे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं? ये लोग समझना चाह रहे हैं इस वक्त। जो सिंगापुर से स्टार्ट हुआ है ये थर्ड वेव, ये जनरली 5 इयर्स ऑफ एज के नीचे वाले बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। तो अभी तक क्या था कि अभी तक एनी हाउ काम चल जा रहा था, पेरेंट्स को अगर है भी बच्चों से बहुत सेपरेशन नहीं भी था तो भी चल जा रहा था। बट अभी हमें स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करना है, इन गाइडलाइंस को वी हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट। हमें मास्क लगाकर इंडोर में स्टे करना है, हमें बच्चों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। ये हमारे लिए अब जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स। हमें इस बात को अब समझना होगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, वो बच्चे जो मदर से बहुत एक्सट्रीमली बॉन्डेड रहते हैं, ऑफ कोर्स हर घर की कहानी है, मदर्स को वो छोड़ नहीं सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मदर्स को भी समझना होगा। आप देखोगे अगर WHO के प्रोटोकॉल को, तो उन्होंने सबसे पहले गाइडलाइन में क्या डाला है? उन्होंने ये डाला है कि आपको एक केयर गिवर अपॉइंट करना होगा, आपको एक केयर टेकर अपॉइंट करना होगा अपने बच्चों के लिए, ठीक? अगर नहीं कर सकते हो, इन दैट केस आपको सॉल्व करना है विथ डिस्टेंस एंड विथ मास्क। सपोज अगर आप फीड भी कराने जा रहे हो बच्चे को, फीडिंग में कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन कभी भी फीड से नहीं होता है, आई मीन टू से कभी भी मदर फीड से नहीं होता है। लेकिन ये आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्रॉस करता है। मदर अगर अफेक्टेड है, बच्चों के साथ जब वो रहेंगी, एक बार भी स्नीज किया, एक बार भी उन्होंने कफ किया, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। तभी हमें चाहिए अपने आप को मास्क से घेर कर, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना होगा हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है, हमें प्रिकॉशन ही लेना है। ठीक है, सबसे जरूरी सावधानी है, प्रिकॉशन है, और जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड से बचने के लिए वो जरूरी है। डॉक्टर, बच्चों में कोरोना या फिर बच्चों से कोरोना, इसको लेकर भी तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे बच्चे जिनमें सिर्फ माइल्ड सिम्टम ही दिखाई देंगे, लेकिन क्या बच्चों में कोविड इस तरीके से भी घर कर सकता है या फिर शिकार कर सकता है बच्चों में भी, कि वो किसी और को भी खुद से इफेक्ट कर सकते हैं या फिर बच्चों से भी वो पेरेंट्स में फैल सकता है?
राइट आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है एंड ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चों से भी स्प्रेड होगा अडल्ट पॉपुलेशन में। ऐसा नहीं है कि ये म्यूटेंट वायरस अडल्ट को नहीं अफेक्ट करेगा, ये अडल्ट को भी अफेक्ट करेगा। माना सीवरिटी इतनी नहीं होगी, बट वो लोग जो ओल्ड एज में हैं, जो ऑलरेडी मॉर्बिड कंडीशन से गुजर रहे हैं, लाइक हाइपरटेंसिव्स हैं, नेफ्रोटिक्स हैं, आस्थमेटिक्स हैं, डायबिटिक्स हैं, उनको तो सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। अगर उनके घर में किड्स को है तो उन्हें भी होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होगा, उनको भी होगा। सावधानी बरतना पड़ेगा इनके लिए, जरूरी है। ठीक है, अब एक व्यूवर है डॉक्टर राहुल, वो जयपुर से है। उनका सवाल ये है कि बच्चों में भी क्या कैटेगरी वाइज दिक्कतें आ रही हैं, उम्र के अनुसार उनमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कोविड के? अगर हाँ तो कैसे, और कैसे अपने बच्चों को बचाएं अलग अलग तरीके से? यस बिल्कुल, राइट फ्रॉम बिगनिंग अगर मैं बात करूं आपको, राइट फ्रॉम बिगनिंग, राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न पीरियड टू इन्फेंट टू टॉडलर टू ग्रोन अप चाइल्ड, ठीक, हमें ऐसे ही कैटेगराइजेशन करना होता है। पहले आते हैं न्यूबॉर्न पीरियड में। न्यूबॉर्न पीरियड मींस फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। मोस्ट ऑफ द डेटा आप देख लो, मदर अगर पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट लेडी अगर पॉजिटिव है, जब वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रही हैं, तो आप देखोगे मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नेगेटिव ही आता है। हमारे जो बेबीज हो रहे हैं वो नेगेटिव होते हैं कोविड से। कुछ फ्यू केसेस आपकी रिपोर्टेड है जो पॉजिटिव हैं, बट ट्रांसमिशन का रूट आज भी क्लियर नहीं है कि वो ट्रांसमिशन कैसे हुआ, वर्टिकल ट्रांसमिशन है या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, ठीक। लेकिन एक बात तो तय है कि न्यूबॉर्न पीरियड में आपको डर की कोई बात नहीं है। ये थर्ड वेव अगर आएगा भी तो आपके न्यूबॉर्न को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर न्यूबॉर्न पीरियड हम लोग चलते हैं, आफ्टर 28 डेज टिल 1 ईयर ऑफ एज, दैट इज इन्फेंसी। आप देखोगे तो इन्फेंट एज ग्रुप में भी कोविड हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स में भी जहां जहां मैं विजिट कर रहा हूं वहां हमने भी देखा बहुत सारे बच्चों को हुआ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि टिल 1 ईयर ऑफ एज हमारे को भी बहुत डर नहीं था, बहुत ही सीवरिटी नहीं थी, क्रिटिकल इलनेस कभी नहीं हुआ है। वो ऑटोमेटिकली धीरे करके रेजोल्यूशन हमें मिल गया था उन बच्चों में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, 1 to 3 years एंड 3 to 5 years। आप दोनों को मर्ज कर सकते हो, क्योंकि मोर और लेस सिम्टम वाइज एंड साइंस वाइज सेम ही मिलता है, टॉडलर एज ग्रुप में भी एंड ग्रोन अप चाइल्ड में भी। सो हम लोग बात करते हैं 1 साल से 5 साल की उम्र में। यहाँ पे हमें बहुत अटेंटिव रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर से सीवरिटी ऑफ डिजीज देखने को मिल सकती है। यहाँ भी हमने कैटेगराइज कर रखा है, WHO ने कैटेगराइज कर रखा है, ये कैटेगरी मेरी नहीं है, WHO ने गाइडलाइन पब्लिश कर रखा है, माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए एंड सीवियर के लिए। तो हमें वो फॉलो करना है, डिपेंडिंग ऑन माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक है, होम ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, होम रेमेडीज है, मॉडरेट है एंड सीवियर है, तो फॉर दैट वी हैव टू हॉस्पिटलाइज द बेबी। तो ये फिलहाल प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है। ठीक है डॉक्टर, 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको भी ये कह दिया गया कि मास्क तो उनको पहनना नहीं है, वो उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मास्क उनको नहीं पहनाना है। वो कौन सी सावधानियां हैं जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बरतना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी भी है ऐसे बच्चों के लिए? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका एक मार्क आंसर है, दैट इज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। ये पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को समझना होगा। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड हैंड वॉशिंग का तरीका एंड ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 मिनट्स ऑफ हैंड वॉशिंग रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने सोप वाटर लिया एंड जस्ट हैंड वॉश कर आगे 10 सेकेंड्स में, नो, 2 मिनट्स हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हो एट दैट टाइम, कोई बात नहीं है, आप स्पिरिट कंटेनिंग 60% ऑफ अल्कोहल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप जस्ट हैंड रब भी कर सकते हो। हैंड रब भी 20 सेकेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 20 सेकेंड्स हैंड रब होना चाहिए। तो अगर फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग आप कर रहे हो, घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं दूर से, अगर उन्हें भी आप हैंड वॉशिंग सिखा रहे हो, करवा रहे हो, तो आप बहुत हद तक देखोगे आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैंड वॉशिंग, जो हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग फर्स्ट वेव से ही हमें सिखाया गया है अभी तक कि हैंड वॉशिंग आपको करनी ही करनी है एंड सिखानी भी है कम्युनिटी में। आपको एक वो फैलाना है, स्प्रेड करना है इस मैसेज को। डॉक्टर नंदिनी है देहरादून से, उनका सवाल आपसे ये है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बहुत मासूम है, उनको नहीं पता कि कैसे सावधानी बरतनी है। उनका सवाल ये है कि बच्चों को आखिर समझाएं कैसे, वो समझते भी नहीं है। 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे वो डरे भी नहीं, पैनिक भी ना हो, उनको समझा भी लिया जाए, वो समझ भी जाए, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, कुछ एज ग्रुप तक आप देखोगे तो पेरेंट्स को ही समझना होता है, हमें बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेरेंट्स समझदार हैं तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े ग्रोन अप हैं,
ग्रोन अप चाइल्ड में बच्चों के ब्रेन में भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप देखो तो आनी शुरू हो जाती है। तो हमें उन्हें बिगनिंग से ही साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है, हमें डरा कर नहीं रखना है। घर में आप घर में रहो, घर में आपकी जो भी आपने व्यवस्था कर रखा है उनके लिए आप उनमें ही उनको रखो, लेकिन डराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी बच्चे को डराना नहीं है। पेरेंट्स समझ जाए ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और ये मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ नंदिनी जी, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बात केवल कोरोना के लिए ही लागू नहीं है, ये हर वो डिजीज के लिए लागू है जो बच्चों में पाई जाती है। क्योंकि बच्चे कभी नहीं समझते अपनी बात को। 2 साल के बच्चों को आप कितना समझा पाओगे? समझाना हमारे पेरेंट्स को ही होता है। पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, अब ये तो बात सावधानी की हो गई, उनको कैसे समझाना है, सावधानी कैसे बरतनी है। डॉक्टर, इम्यून पावर बच्चों का कैसे मजबूत करें? अधिकतर जो केसेस हम देख भी रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, उनमें देखा गया जो बच्चे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं या फिर फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो कुपोषण का शिकार हैं। राजस्थान में तो 40 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है, एनीमिया का शिकार है। तो ऐसे बच्चों को कैसे कोविड से बचाएं? ये बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। न्यूट्रिशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल इम्यूनाइजेशन एंड इम्यून सिस्टम की नहीं बात करता हूँ, मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ एज ए होल। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर बेबी के बॉडी में, बच्चे के बॉडी में सफिशिएंट है, एडिक्वेट अमाउंट में है, तो हमें कुछ एक्सेस में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हमें जितनी मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर एडिक्वेटली बच्चे को दिया जा रहा है तो हमें बहुत जगह सोचने की जरूरत नहीं है। बट वो बच्चे जो ऑफ कोर्स, जैसे आपने एक टर्म यूज किया कुपोषण जी, जो न्यूट्रिशन के थोड़े से वो है, डेफिशिएंट है न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स हमें उन्हें सप्लीमेंट देने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम होम बेस्ड फीड, जिसपे हमारा सबसे ज्यादा वो रहता है, फोर्स रहता है कि होम बेस्ड फीडिंग ही करानी चाहिए बच्चों को एंड मिल्क फीडिंग करानी चाहिए। बट उनके ऊपर भी कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस कंडीशन में हमारे लिए आयरन आता है, जिंक आता है, विटामिन सी एंड विटामिन डी आता है। क्योंकि ये चारों अगर आप देखते हो, ये चारों आपके इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली मॉड्यूलेट करता है। मैं इम्यूनिटी बूस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूँ। वो आपके बॉडी के इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। इसलिए हमें ये 3-4 न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ध्यान देना होता है। अगर बेबी ऑलरेडी एडिक्वेटली फेड है, वेट गेन एंड हाइट वाइज बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इट्स ओके, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों में जिनमें प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन है, उनमें हमें देनी पड़ेगी सप्लीमेंट्स, और देते ही हैं। ठीक है, इम्यून पावर बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार हम भी अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि इम्यून पावर का बहुत ख्याल रखना है। अगर इम्यून पावर कमज़ोर है तो ही सबसे ज़्यादा खतरा है कोविड का, वो अटैक कर सकता है इजीली। डॉक्टर सत्य प्रकाश है, उनका सवाल ये है, वो जयपुर से ही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में अगर कोविड अटैक करता है बच्चों पर तो ये कैसे पता लगाएं या फिर कैसे पता चलेगा कि कोविड ने अटैक कर दिया? ये अगर आप देखोगे सिम्टम्स वाइज, कोविड एसिम्प्टोमेटिक से लेके सीवियर सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, सीवियरली अफेक्ट कर सकता है आपके बच्चे को। तो जस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि मेरे बच्चे को कोविड ही है या नहीं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोविड ये बिहेव करता है जस्ट लाइक फ्लू सिम्टम्स। फ्लू सिम्टम्स आपको भी पता है, जस्ट थोड़ा सा माइल्ड रनिंग नोज, कोल्ड, स्टफिंग, स्नीजिंग, खांसी, थोड़ा सा फीवर, कुछ भी हो सकता है इनिशियल फेज में। लेकिन विथ टाइम के साथ आप इन्हें अगर असेस करते हो, आप इनको फॉलो करते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये कोविड है, ये कोरोना है। तो हमें उनको फॉलो करना होगा। ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है, एज अ पेरेंट्स ऑफ कोर्स आप वरीड होते हो ऑन द वेरी फर्स्ट डे, लेकिन फर्स्ट डे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिम्प्टोमेटिक थेरेपी आप ले सकते हो घर में, या टेली कंसल्टेशन आप कर सकते हो किसी भी डॉक्टर से अपने आसपास में। एंड विथ टेली कंसल्टेशन आप इजीली पैरास्टामोल एंड कुछ सेट्राजिन एंड कुछ बेसिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हो फर्स्ट डे में। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जैसे 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 आपको आइडिया लगता जाता है, सिवियरिटी बढ़ती जाती है,
देन हमें हायर स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है। चलिए डॉक्टर, आप कह रहे हैं कि शुरुआत में अगर माइल्ड सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप घर पर भी डॉक्टर से कंसर्न करके उपाय कर सकते हैं या फिर बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, एक सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कौन सी स्थिति होती है जब बच्चे को अस्पताल लेकर जाना चाहिए, ये मान लिया जाए कि अब घर पर नहीं हो सकता, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ये कौन सी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही एसिम्प्टोमेटिक टू माइल्ड कैटेगरी के ऊपर मॉडरेट सिम्टम्स है या सीवियर सिम्टम्स है, उन केसेस में हमें जाना होता है। तो आप पूछोगे मॉडरेट टू सीवियर क्या होता है? मॉडरेट में वो बच्चे आते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, मींस रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी रहती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। आप देखोगे फर्स्ट डे में, सेकंड डे में थोड़ा स्नीजिंग है, थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा कफ है, खांसी है, लेकिन सेकंड डे ऑनवर्ड्स बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, पसलियां चलने लगेंगी, आप देखोगे छाती चलने लगेगी, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाएगा। जहां एक बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट 20-25 होना चाहिए, वहां 35-40 क्रॉस करने लगेगा। साथ ही साथ अगर आप थोड़े अटेंटिव रहते हो, आपको एक आइडिया होता है कि मेरे बच्चे का पल्स रेट इतना है या हार्ट रेट इतनी है, आप जनरली घर में मदर्स से पूछो, मदर्स को पता होता है जब बेबी सोया रहता है तो रात में उनके चेस्ट पे हाथ रखने पे हर मदर को पता होता है कि हमारे बच्चे की हार्ट रेट कितनी गति से चलती होती है। जिस रात उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे बच्चे की गति कुछ तेज चल रही है, हार्ट रेट कुछ तेज चल रही है, इट मींस अब ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमें अटेंटिव हो जाना चाहिए कि अब हमें बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तो हाई ग्रेड फीवर है, खांसी बहुत तेज हो रही है, पैरोक्सिस्मल खांसी है, मींस एक बाउट्स में खांसी उठ रही है, सांस बहुत तेज चल रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, बेबी बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत इरिटेबल है, कॉन्सोलेबल क्राई नहीं है, आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, स्टिल आपका बेबी शांत नहीं हो रहा है, इट मींस ये रेड फ्लैग्स है, आपको हॉस्पिटल में दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फीवर है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत बिना देर के डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में लापरवाही बरतते हैं तो वो खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं। देहरादून से गीतांजलि है, उनका सवाल डॉक्टर ये है कि उनका एक 7 साल का लड़का है, उसके गले में खराश है लेकिन सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर भी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन के बाद कितने दिनों से इन्हें प्रॉब्लम है? कितने दिनों से प्रॉब्लम है? जस्ट कल से प्रॉब्लम शुरू हुई है या लॉन्ग स्टैंडिंग? नहीं, वो कह रही है कि 7 से 8 दिन का वक्त हो गया डॉक्टर, 7 से 8 दिन का वक्त हो गया है गले में खराश। अगर 7 to 8 डेज हो गया है एंड इनिशियल डेज में अगर फीवर रहा होगा तो आप देखो पोस्ट कोविड सिम्टम्स बच्चों में ऐसा ही प्रेजेंट करता है। इनिशियली कोरोना डिजीज, कोविड डिजीज जस्ट फीवर के साथ, कफ एंड कोल्ड के साथ आ रहा है, 3 to 4 डेज में, 5 डेज में जब कोरोना सबसाइड करता होता है तो वो कुछ अपना अंश आप देखोगे तो कुछ छोड़ कर जाता है बॉडी में, लाइक वीकनेस, थोड़ा सा गिडनेस, थोड़ा सा डिजीनेस एंड थोड़ा सा थ्रोट में कंजेशन। तो बहुत सारे बच्चों में हमें देखने को मिला है, वो बच्चे जो कोरोना से निकल कर आए हैं उनमें काफी थ्रोट में कंजेशन सा रहता है, तो हमें एक अच्छी सी डिकंजेस्टेंट देनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर वो बच्चे को जिसको आज के डेट में थ्रोट में कंजेशन है वो कोरोना से निकला होगा, नहीं, नॉर्मली भी हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में भी थ्रोट कंजेशन हो सकता है, इसकी मेडिसिन हमें देनी चाहिए। प्लस मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये बच्चे कोरोना से भी निकल कर आ रहे हों, तो इनमें भी हमें मेडिकेशन की जरूरत है। तो सोर थ्रोट के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मण जी हैं, वो राजसमंद से हैं, उनका सवाल ये है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम में जो सीजनल दिक्कतें होती हैं बच्चों को भी, उसमें जो दवाई वो देते थे अपने बच्चों को, क्या अभी भी अगर उनको कोल्ड होता है, हल्का सा फीवर होता है, तो अभी भी उन दवाइयों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट बहुत जरूरी है? Yes, मैंने बोला आपको पहले, एसिम्प्टोमेटिक टू माइल्ड सिम्टम्स में जहाँ पे जस्ट इनिशियल सिम्टम्स थोड़े से कोल्ड है, जुकाम है, सर्दी है, आप सेट्राजिन या जो भी होम बेस्ड मेडिसिन जो आप यूज कर रहे हो, पैरासिटामोल आप कॉमनली यूज करते हो, सेट्राजिन आप यूज करते हो, लीवोसाल्बुटामोल भी आप यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं इनिशियल डेज में। लेकिन मैं आपको बार बार बोलूंगा 1 to 2 डेज वेट कर सकते हो आप, बट नॉट मोर देन 2 डेज। 2 दिन के बाद अगर प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है या सिविरिटी बढ़ रही है तो काइंडली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, घर पे ना रहें। ठीक है डॉक्टर, बच्चे अपने लंग्स को कैसे मजबूत रखें, कैसे स्वस्थ रखें, क्या करें बच्चे लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए? यस एक्चुअली लंग्स के लिए बड़ों में क्या है, लंग्स प्रोटेक्टिव एजेंट्स बहुत सारी आती हैं एंड ये लंग्स प्रोटेक्टिव एजेंट्स हम लोग बच्चों में दे नहीं सकते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं बच्चों में देने से पहले, हमें 10 टाइम्स सोचना भी पड़ता है।
तो बच्चों के लिए अगर आप देखोगे तो अभी हमारे हॉस्पिटल में हम लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल सा मैन्यूवर है, वो है बैलून। आप उनको जस्ट बैलून दे दो, सुबह से शाम आप उनको बोलो जस्ट 2 to 3 बैलून्स केवल ब्लो करें, जस्ट ब्लो करने के लिए आप इनको बोलो, दैट्स इनफ। ये इनके लंग्स को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। डॉक्टर, एक छोटी सी गलती मैं चाहूंगी जरा वो भी आप बताएं कि वो छोटी सी गलती कौन है जो इस वक्त में अगर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को लेकर तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना। वो कौन सी गलती हो सकती है? जस्ट इग्नोरेंस। इग्नोर ना करें किसी भी सिम्टम को। अगर बच्चा बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, उसे भी इग्नोर नहीं किया जाए, क्योंकि आप देखोगे कोविड का जो सेकंड मैनिफेस्टेशन है वो जीआई सिस्टम को लेकर है। पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होनी है, लूज मोशंस होना, ये भी इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कोविड में ही आता है। लोग जनरली इसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि फीवर तो आया ही नहीं मेरे बच्चे को, कोरोना हो ही नहीं सकता है। ये मिसकॉन्सेप्शन है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हर पॉपुलेशन में बोलना चाहता हूं मैं कि केवल फीवर को कोरोना ना समझें। इनिशियल डेज में पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस भी कोरोना के सिम्टम्स हैं। सो काइंडली डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स आल्सो। सो इग्नोरेंस, सिंपल। चलिए ठीक है, इग्नोरेंस नहीं करना है, ध्यान देना है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि तीसरी लहर के लिए बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये चेता रहे हैं कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है, उन पर खतरा इस बार ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए, भी सुझाव देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आपके सुझाव हैं जो कोविड के दौर में बहुत काम आएंगे दर्शकों के। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए किड ओ केयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।